गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक आपके स्पेशल पेपर प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैग स्मट ऑफ वीट। गेहूं में या वीट में पाई जाने वाली एक डिजीज़ की स्टडी हम करेंगे। तो फ्लैग स्मट ऑफ डिजीज़ है वो एक फंगल डिजीज़ है और यह विश्व के ऑलमोस्ट उन एरियाज़ में जहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है वहाँ ये रोग पाया जाता है। सबसे पहले ये रोग 1868 में ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। उसके बाद में इसको वर्ल्ड के अन्य एरिया जैसे चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान में भी इसको रिपोर्ट किया गया। इंडिया में सर्वप्रथम बटलर नाम के प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इसको लायलपुर वेस्ट पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ इसको रिपोर्ट किया। ऐसा माना जाता है कि ये जो डिजीज़ है वो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से आई है। इस डिजीज़ से संबंधित एक सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात ये है कि ये जो स्मट या जो प्लांट जो पैथोजन है फ्लैग स्मट डिजीज़ का, वो यदि इसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये लंबे टाइम तक सोइल के अंदर जिंदा या लाइव रह सकता है। भारत की यदि अपन बात करें तो भारत के जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, इन इलाकों में ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे इसके लिए ये जो पैथोजन है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती है और भारत के अन्य जो स्टेट्स है वहाँ पे इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होने के कारण ये डिजीज़ कम पाई जाती है। Flag smut of wheat was earlier considered as minor disease and was endemic in some areas only. प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि फ्लैग स्मट है वो एक माइनर डिजीज़ है और वो एक एंडेमिक डिजीज़ है जो केवल कुछ एरियाज़ में ही पाई जाती है। यहाँ पे देखो एंडेमिक का मेन या अर्थ होता है ये जो डिजीज़ है वो एक लिमिटेड एरिया में ही पाई जाती है। दूसरी होती है एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज़ जो है वो एक वर्ल्ड के वाइड एरिया को कवर करती है, वो एक लंबे या बहुत बड़े एरिया में फैली हुई रहती है। तो पहले तो यही माना जाता था कि ये फ्लैग स्मट जो है वो एक माइनर डिजीज़ है, वो एक लिमिटेड या एरिया में पाई जाती है, यानी एक एंडेमिक डिजीज़ है। लेकिन धीरे धीरे इसके जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल के कुछ इलाके हैं वहाँ पे धीरे धीरे ये डिजीज़ या जो ये रोग है वो बढ़ रहा है। अब यदि अपन बात करें सिम्टम्स की तो इसके सिम्टम्स जो है ये जो पैथोजन है वो मेनली प्लांट के जो वीट का प्लांट होता है उसके स्टेम, उसके क्लम और लीफ पर अटैक करता है। यहाँ पे क्लम का अर्थ है गेहूं के पौधे का जो खोखला तना होता है उसको क्लम कहते हैं। तो गेहूं के 3 पार्ट जो अपन ने बताए स्टेम, क्लम और लीफ, इनके ऊपर ये पैथोजन अटैक करता है और ये मेनली लीफ और लीफ सीथ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और ये डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो सीडलिंग स्टेज से लेकर क्रॉप के मैच्योरेशन तक कभी भी प्रकट हो सकते हैं। सीडलिंग मतलब नवोद्भिद, बीज के अंकुरण के पश्चात जो नवोद्भिद बनते हैं या सीडलिंग्स बनते हैं, सीडलिंग से लेकर क्रॉप या फसल के जो परिपक्वन काल होता है उनके बीच में कभी भी इस डिजीज़ के सिम्टम्स है वो प्रकट हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है ग्रे और ग्रेइश ब्लैक कलर के लीनियर सोराई अपीयर होते हैं लीफ के ब्लेड पर और लीफ सीथ पर। ये जो सोराई यहाँ पे है जो पैथोजन है उसके स्पोरेंजिया का जो ग्रुप होता है उसको सोराई कहा जाता है। एक स्पोरेंजिया को सोरस कहते हैं और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई कहा जाता है। तो वीट का जो प्लांट है उसकी लीफ ब्लेड्स पर और लीफ सीड्स पर ग्रे और ग्रेइश ब्लैक कलर के लीनियर सोराई अपीयर होते हैं।
उसके बाद में क्या होता है, लीव जो है वो ट्विस्टेड यानी वो उसमें ट्विस्ट का अर्थ होता है मरोड़ना, तो ट्विस्टेड हो जाती है और वो नीचे की ओर मुड़ जाती है और फिर बाद में मुरझा जाती है। जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो एक हेल्दी लीव को दिखा रहा है। और यदि गेहूँ का जो पौधा है वो फ्लैग स्मर्ट ऑफ वीट के पैथोजन से इन्फेक्टेड है तो उसकी लीव्स देखो इस प्रकार से ट्विस्टेड हो जाती है। ये जो डायग्राम है वो ट्विस्टेड लीव को दिखा रहा है जो पैथोजन से इन्फेक्टेड है। इसके बाद में देखो, सोराई डेवलप अंडर द एपिडर्मिस इन द मेसोफिल टिश्यू। वीट की जो लीफ होती है, नॉर्मली अपन जानते हैं कि लीफ में अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है और दोनों एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल पाया जाता है। तो ये पैथोजन के जो सोराई है वो एपिडर्मिस के नीचे जो मेसोफिल वाला एरिया है या मेसोफिल जो टिश्यू है वहाँ पे डेवलप होते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे सोराई का नंबर या संख्या बढ़ती है वैसे वैसे एपिडर्मिस है वो रेप्चर मतलब टूट जाती है एपिडर्मिस, और फिर ब्लैक पाउडर सा बिखर जाता है और ये ब्लैक पाउडर वास्तव में पैथोजन के स्पोर्स होते हैं। और फाइनली क्या होता है, जो लीफ टिश्यू है वो डिसइंटीग्रेटेड यानी विघटित हो जाते हैं और अंत में जो लीव्स आर सेड एंड वूल प्लांट डाई, अंत में जो पूरा पौधा है वो मृत हो जाता है। इसके बाद में देखो, वेरी ओपन द क्लम रिमेन स्टेराइल, यानी कई बार देखा जाता है कि जो इस क्लम वाला पार्ट है वो स्टेराइल यानी वो इन्फेक्ट नहीं होता है। इफ़ ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, गेहूं के जो दाने या ग्रेन्स बनते हैं वो रिंकल्ड होते हैं यानी झुर्रीदार होते हैं और वो जर्मिनेंट नहीं होते हैं, यानी जो इस इन्फेक्शन के कारण गेहूं की जो क्रॉप है वो बहुत प्रभावित होती है, उसके ऊपर बहुत बुरा असर होता है और जो ग्रेन्स होते हैं वो रिंकल्ड होते हैं, झुर्रीदार होते हैं और वो ऐसे ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाते हैं और यदि जर्मिनेट होते हैं तो बहुत पुअरली जर्मिनेट होते हैं। और ऐसी वेराइटीज़, गेहूं की ऐसी वेराइटीज़ जो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है उनमें तो इस इन्फेक्शन के कारण प्लांट जो है वो ड्वार्फ या बोने ही रह जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो डिजीज़ है फ्लैग स्मट ऑफ वीट, इसका जो पैथोजेनिक एलिमेंट यानी जो रोगजनक फंजाई है वो कौन सा है। तो फ्लैग स्मट ऑफ वीट है वो यूरोसिस्टिस ट्रिटिशाई नामक फंजाई के कारण होता है, यानी इस रोग का जो रोगजनक या कैजुअल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है यूरोसिस्टिस ट्रिटिशाई। यूरोसिस्टिस ट्रिटिशाई है वो प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद में उसमें जो स्पोर्स बनते हैं, यदि अपन देखें स्पोर्स की स्ट्रक्चर तो आपको जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है, देखो ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में यहाँ पे बी जो है उसमें आप देखिए कि जो स्पोर्स बनते हैं वो छोटी छोटी बॉल्स के रूप में होते हैं और ये जो बॉल्स होती है या जो स्पोर्स होते हैं वो 1 से लेकर 6 सेल से बने होते हैं। मेनली इसमें मोस्टली 3 सेल्स ही पाई जाती है और ये सेल्स जो है वो फर्टाइल सेल्स होती है। स्पोर्स जो होते हैं उनका कलर ब्राइट ब्राउन होता है और स्पोर्स के चारों ओर स्टेराइल पेरिफेरल सेल्स की एक लेयर पाई जाती है, यानी स्पोर्स जो होते हैं, इस डायग्राम को एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, स्पोर्स जो होते हैं वो छोटी छोटी बॉल्स के रूप में होते हैं। ये बॉल्स जो होती हैं इनमें सेल्स की संख्या 1 से लेकर 6 हो सकती है, मोस्टली 3 ही होती है और ये सारी सेल्स फर्टाइल होती है। और फिर ये जो स्पोर है ब्राइट ब्राउन कलर के होते हैं और इनके चारों ओर स्टेराइल पेरिफेरल सेल्स की एक लेयर पाई जाती है। अब यदि बात करें कि जो स्पोर्स में फर्टाइल सेल्स होती है वो ग्लोब शेप की होती है और उनका जो साइज़ है वो 8 से लेकर 18 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। और यदि अपन कंप्लीट स्पोर बॉल की बात करें तो उसका डायमीटर 18 से लेकर 52 माइक्रोमीटर होता है। इसकी जो स्टेराइल पेरिफेरल सेल्स होती है उनकी साइज़ नॉर्मली कम होती है, यानी वो स्मॉलर होती है।
अब देखो स्पोर बनने के बाद में जो स्पोर है वो जर्मिनेट होते हैं। यदि अपन इनको इन सिटू जर्मिनेट करें तो ये स्पोर जो है वो एक शॉर्ट प्रोमाइसीलियम, स्पोर के जर्मिनेशन से एक छोटा सा प्रोमाइसीलियम बनता है। और ये जो प्रोमाइसीलियम है इसमें सेप्टा जो है वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद में देखो जो प्रोमाइसीलियम है उसके ऊपर 3 और 4 सिलेंड्रिकल स्पोरेडिया बनते हैं। और ये स्पोरेडिया जो है वो हेलाइन कलर के होते हैं। और ये जो प्रोमाइसीलियम है उसके जो अपेक्स वाला पार्ट है उसके पास में ये स्पोरेडिया बनते हैं। स्पोरेडिया जर्मिनेट वाइल स्टिल अटैच टू द प्रोमाइसीलियम एंड दिस फॉर्म्स द इन्फेक्शन थ्रेड। जो स्पोरेडिया है वो प्रोमाइसीलियम के अटैच रहते हुए ही जर्मिनेट हो जाते हैं और वो एक इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण करते हैं। एक बार दोबारा से मैं यदि देखूं स्पोर जर्मिनेशन के बारे में तो स्पोर्स जो है यदि इनको इन सिटू जर्मिनेट किया जाए तो स्पोर के जर्मिनेशन से एक छोटा सा प्रोमाइसीलियम बनता है। प्रोमाइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो प्रोमाइसीलियम है उसके जो अपेक्स वाला पार्ट है उसके पास में 3 से 4 सिलेंड्रिकल स्पोराइडिया बनते हैं। और ये स्पोराइडिया जो है वो इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण करते हैं। स्पोराइडिया जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन से इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण होता है। इसके बाद में आगे अपन देखेंगे कि डिजीज़ साइकिल में यदि देखें तो ये जो डिजीज़ है वो सोइल बॉर्न और सीड बॉर्न होती है। तो इसमें है कि द स्पोर ऑफ पैथोजन आर सोइल और सीड बॉर्न। यानी सोइल बॉर्न का यहाँ पे मतलब है कि जो स्पोर्स है वो सोइल में पाए जाते हैं और इन्फेक्शन जो है वो प्राइमरी इन्फेक्शन सोइल के द्वारा होता है। सीड बॉर्न का मेन यहाँ पे है कि पैथोजन के जो स्पोर्स है वो सीड के चारों ओर या सीड के अंदर पाए जाते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन है वो सीड के द्वारा होता है। तो देखो स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन इन्फेक्ट द सीडलिंग। जब स्पोर या तो सोइल में होंगे या फिर सीड्स पर होंगे तो जब स्पोर्स जब वीट का जो ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेशन ग्रेन के ऊपर या फिर सोइल के अंदर जो पैथोजन के स्पोर है वो जैसे ही बीज के अंकुरण से जो सीडलिंग या नवोद्भिद बनता है उसको इन्फेक्ट कर देता है। तो शुरुआत में तो जो सीडलिंग बनता है उसको इन्फेक्ट करता है लेकिन धीरे धीरे फिर वो सिस्टेमिक का यहाँ पे तात्पर्य है कि वो पूरे पौधे के जो हर एक भाग होता है उसका प्रत्येक जो पार्ट होता है उसको इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पे देखो कि प्लांट का कौन सा भाग डिजीज़ से इन्फेक्ट हो रहा है उसके आधार पर 2 प्रकार की डिजीज़ होती है। एक होती है सिस्टेमिक डिजीज़, एक होती है लोकलाइज्ड डिजीज़। सिस्टेमिक जो डिजीज़ होती है उसमें पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है और जो लोकलाइज्ड डिजीज़ होती है उसमें प्लांट का एक एरिया विशेष ही इन्फेक्ट होता है। यहाँ पे जो ये फ्लैग स्मैट ऑफ वीट जो डिजीज़ है उसमें पैथोजन का जो इन्फेक्शन है वो प्लांट के पूरे प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, यानी एक प्रकार की सिस्टेमिक डिजीज़ होती है। तो इसमें देखो इन्फेक्शन जो है वो या तो होता है सोइल से या होता है सीड से। तो सबसे पहले इन्फेक्शन जैसे ही गेहूँ का बीज अंकुरित होता है उसमें नवोद्भिद या सीडलिंग बनते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। यदि सीड में पैथोजन है तो सीड से वो इन्फेक्ट हो जाता है और यदि पैथोजन सोइल में है तो सोइल से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब देखो इन्फेक्शन के बाद में जो फंगस है वो सीडलिंग में इंटरसेल्युलरली या एक्स्ट्रा सेल्युलर सेल्स के अंदर भी ग्रो करते हैं और सेल्स के बाहर भी वो ग्रो करते हैं। सीडलिंग इन्फेक्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर कंडीशन। जो नवोद्भिद या सीडलिंग में जो पैथोजन का इन्फेक्शन है वो इन्वायरमेंटल या वेदर कंडीशन से इफेक्ट या प्रभावित होता है, जैसे सोइल का टेम्परेचर, सोइल की पीएच, सोइल मॉइस्चर, इन सब से वो इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा बीज को बोते समय बीज को कितनी गहराई में बोते हैं यह बात भी इन्फेक्शन को प्रभावित करती है। जैसे सोविंग इन ड्राई सोइल फेवर इन्फेक्शन। यदि बीज को सूखी मिट्टी में बोया जाए
तो ये जो चीज़ है, यानी सूखी मिट्टी में बीज को बोना इन्फेक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होता है। इसके अलावा यदि बीज को डीप शोइंग यानी ज़्यादा गहराई में बोया जाता है तो भी इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यदि बीज को ज़्यादा गहराई में बोया जाता है तो जो सीडलिंग्स है वो लंबे टाइम तक ज़मीन के अंदर रहता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि यदि अपन बीज को कम गहराई में बोएं तो उस समय इन्फेक्शन के चांस कम रहते हैं। तो दोबारा यदि मैं रिपीट करूं तो बीज को ज़्यादा गहराई में बोना इन्फेक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक चक्कर सा आपको दिख रहा है, इसमें इस जो पैथोजन है यूरोसिस्टिस ट्रिटिशाई, इसके लाइफ साइकिल को दिखाया गया है। इसमें देखो सबसे पहले सीडलिंग को इन्फेक्ट होता है, यानी सीडलिंग इन्फेक्ट होता है यदि पैथोजन सोइल में है या फिर पैथोजन सीड के ऊपर है। तो जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा और तो उसे जर्मिनेशन के फलस्वरूप जो सीडलिंग बनता है या नवोद्भिद बनता है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत में तो सीडलिंग इन्फेक्ट होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है पूरे प्लांट के अंदर पैथोजन या जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है। तो इस सिस्टेमिक स्प्रेड का अर्थ ये है कि जो इन्फेक्शन है वो पूरे प्लांट के अंदर फैल जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि मेनली ये पैथोजन है वो, ये जो बीमारी के जो लक्षण है, डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो लीफ के लेमिना, लीफ ब्लेड और लीफ के शीथ पर दिखाई देते हैं। तो लीफ का जो मेसोफिल वाला भाग है उसमें सोराई बनते हैं। उसके बाद में लीफ की एपिडर्मिस है वो रेप्चर हो जाती है और एपिडर्मिस के ऊपर सोराई या स्पोर दिखाई देने लगते हैं और ये स्पोर यहाँ से या तो सीड पे चले जाते हैं या फिर सोइल में चले जाते हैं और वापस से सीडलिंग को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये इसका लाइफ साइकिल है। इसके बाद में है डिजीज़ मैनेजमेंट, मतलब इस रोग को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो यदि गेहूं के जो सीड्स है उनको कॉपर कार्बोनेट से ट्रीट किया जाए, कॉपर कार्बोनेट की डस्ट से, तो ये इस फ्लैग स्मट और वीट को कंट्रोल करने का एक इफ़ेक्टिव मेथड है। इसके अलावा TCNA एक फंगीसाइड है, इससे इसका यूज़ भी इफ़ेक्टिव है इंडिया में और USA में। इसके अलावा और यदि अपन फंगीसाइड की बात करें तो PCNB, विटावैक्स, ये भी इफ़ेक्टिव केमिकल है इस स्मट को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद में अपन यदि कल्चरल इस प्रैक्टिसेज, मतलब जो अपन कृषि की जो प्रणाली है उसमें यदि सुधार की बात करें तो अपन यदि बीज को जल्दी बो दें या फिर बर्निंग ऑफ स्टबल, मतलब गेहूं को काटने के बाद में जो कचरा बचता है या डंठल बचती है उनको जला दिया जाए, या फिर क्रॉप्स जो है उनको रोटेट करके बोया जाए, या फिर हॉट वेदर कल्टीवेशन, ये जो चीज़ें हैं वो इन्फेक्शन के चांसेस को कम करती है। इसके बाद में अपन यदि बात करें कि गेहूं की जो अलग अलग वेराइटीज़ है, अलग अलग स्पीसीज़ है, वो भी इस डिजीज़ के प्रति उनमें जो ससेप्टिबिलिटी या संवेदनशीलता है वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे गेहूं की कई वेराइटीज़ है, कल्याण सोना, PV18, लरमा रोजा और सोनारा 64। ये जो वेराइटीज़ है ये उनकी उत्पादक क्षमता या जो यील्डिंग है, मतलब उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये फ्लैग स्मट के प्रति ज़्यादा संवेदनशील या ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। यदि अपन इस बीमारी को या इस डिजीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो गेहूं की एक किस्म है ट्रिटिकम ड्यूरम, ये जो है वो इस स्मट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। तो यदि इसको बोया जाए तो कुछ हद तक इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। थैंक यू।